इसराइल, ईरान और अमेरिका वॉर का आज 12वां दिन है और लगातार हम वही सीन देख रहे हैं। उतनी ही तबाही मची है जो पहले दिन से शुरू हुई थी। चारों तरफ धूल धुएं का गुबार है और हर तरफ के लोग एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके रिसोर्सेज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है, या कह लीजिए कि उसे लंबा खींचकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ईरान जो अभी इस जंग में है, अमेरिका वो हर दूसरे मामले में दखल अपनी देता रहता है, लेकिन इजराइल जो पिछले 2 सालों से लगातार गाजा में आक्रमण करके हमास को उसने पहले खत्म करने का दावा किया। हालांकि अभी पूरी तरह से वहां से उसका खात्मा हुआ या नहीं हुआ, कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले रहा। लेकिन छोटा सा देश इजराइल ऐसा क्या है कि वो इतने संघर्ष के लिए तैयार रहता है? उसके जन्म में, उसकी बुनियाद में, उसकी नींव में संघर्ष ही संघर्ष इतना ज्यादा है कि वो हमेशा जंग के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहता है, क्योंकि यही उसकी आइडेंटिटी है। उसने जंगल के उस नियम को पूरी तरह से फॉलो कर लिया है कि या तो आप शिकार करते हैं या ताकतवर का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा जंग के लिए तैयार है। अपनी ताकत को उसने लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इजराइल के जन्म की शुरुआत कहाँ से हुई, और इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा नहीं बहुत पीछे जाना होगा। लगभग 1000 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य ने यहूदियों का खात्मा कर दिया और उस जगह पर कब्जा कर लिया। बचे कुचे लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया में बिखर गए और वहां पर उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरों से संपर्क करने की कोशिश की। 1517 से 1917 के बीच में वहां पर ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा और उस वक्त नाजियों ने यहूदियों का बहुत ज्यादा खून खराबा किया, या कहिए कि उनको बहुत ज्यादा कत्लेआम किया गया और इसे होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पर ब्रिटिश रूल आ गया और 1947 में यूनाइटेड काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि फलस्तीन की जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक छोटा टुकड़ा इसराइल के नाम पर यहूदियों को दिया गया और दूसरी जगह अरब देशों को दे दी गई। तो इस तरह से एक छोटे से टुकड़े को जो उन्हें मिला, यूनाइटेड काउंसिल की तरफ से मिला, उन्होंने अपना देश बनाया और अपनी मातृभूमि उसे मान लिया। 14 मई 1948 को संयुक्त या स्वतंत्र इजराइल की स्थापना हुई। ये कहें कि आप 1947 में भारत आजाद हुआ और 1948 में इजराइल एक आजाद राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया, कि हमारा और उनका जन्म या स्वतंत्रता लगभग एक साथ हुई। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कठोर कानून बनाए, क्योंकि उनके आसपास चारों तरफ उनके दुश्मन थे, या जिन्होंने उनका हमेशा से ही खून बहाया था, या जो उनके खून के प्यासे थे। क्योंकि 1948, जैसे मैंने अभी बताया कि 14 मई 1948 को उन्हें एक राष्ट्र की मान्यता मिली, या उन्हें एक जमीन का टुकड़ा मिला। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद अरब देशों ने उस पर अटैक कर दिया। इसीलिए सबसे पहले सिक्योरिटी उन्होंने सबसे ऊपर रखी, कठोर कानूनों का पालन किया, अब खुद भी किया और दूसरों को भी मजबूर कर दिया। टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा आगे ले गए कि उन्हें स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। उन्होंने आयरन डोम, साइबर सिक्योरिटी, इरिगेशन और यहाँ तक के पानी को इतना ज्यादा अच्छे टेक्निकल उसमें यूज किया कि समुद्र के पानी को भी पीने के योग्य बना दिया। ये सबसे पहले इजराइल ने करके दिखाया था। और इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी है उनकी इंटेलिजेंस, जिसे हम मोसाद के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इजराइल का दुश्मन जिसने कभी अपने ख्याल में भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की सोची हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, इजराइल की ये इंटेलिजेंस उसे ढूंढती है और वहां जाकर ही खत्म कर देती है। 1960 के दशक में ही इजराइल ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और एटॉमिक बम बना लिया फ्रांस की सहायता से। और उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। इसके कुछ ही समय बाद उनका मर्डर हो गया। जानकारों का कहना है कि ये कोइंसिडेंट नहीं था, मोसाद का इस मर्डर में पूरा पूरा हाथ था और उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। खैर, ये बहुत पुरानी बात है, ये हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। और आज तक भी इजरायली गवर्नमेंट ने कभी अपने पास कितने परमाणु बम हैं या उसने कितने परमाणु परीक्षण किए हैं, इस बात को पब्लिकली एडमिट नहीं किया। लेकिन उनके घातक हथियारों की रेंज हर किसी ने देखी है। उन्होंने गाजा पर वैक्यूम बम गिराए और अब ईरान पर वो क्लस्टर बम गिरा रहे हैं। और इतने घातक बमों का इस्तेमाल आज से पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुआ है।
इजरायली आयरन डोम इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है कि उस छतरी के नीचे पूरा इजराइल सेफ है। लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ईरानी ड्रोन ने अब उसे तार तार कर दिया। इजराइल के लोगों के लिए एक आम बात कही जाती है कि अगर वहां के कोई कपल डेट पे जाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले रखने वाली चीज उनके पास होती है गन इंस्टीड ऑफ एनी फ्लावर। तो हम ये जानते हैं या इस बात से हम इतना तो समझ ही गए होंगे कि वो हथियारों से कितना प्रेम करते हैं या अपनी आजादी से अपनी सिक्योरिटी से उन्हें कितना प्यार है। लेकिन वो सिक्योरिटी एजेंसी या ये कहें कि हम कोई भी कितना भी चालाक या चतुर इंसान होता है कहीं ना कहीं दूसरे को जज करने में गलती कर लेता है। और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी से शायद ये गलती हो चुकी है। उन्होंने ईरान को गाजा समझने की गलती कर ली। पहली बात, गाजा एक छोटी सी जगह थी लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा देश है और उसने इतना पलट कर वार किया है कि इसकी उम्मीद शायद इसराइल को नहीं रही होगी, क्योंकि उनका आयरन डोम तार तार हो गया है। ईरानी ड्रोन ने उसे इतना कमजोर कर दिया है कि अब अगर पत्थर भी फेंका जाए तो शायद वहां धमाका हो जाएगा। आज से पहले तेल अवीव की इमारतों में धुआं उठता हुआ और जान बचाकर भागते लोग किसी ने पहले कभी नहीं देखे या कहिए कि इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन आज के टाइम में ये हो रहा है। हथियार छोटा हो या बड़ा वो इंसान की जान लेता है और इंसान की जान किसी भी जमीन की कीमत से बहुत ज्यादा है। तो किसी भी देश के लोग मरे, मरता तो इंसान ही है, मानवता ही खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जंग की ये बहुत से जल्दी खत्म हो जाए, लोग राहत की सांस लें और सब लोग आराम से शांति से रहें, क्योंकि नुकसान पहले ही बहुत हो चुका है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड लोग उसका नुकसान अब झेल रहे हैं और ये जितना लंबा खिंचेगा ये नुकसान उतना ही ज्यादा सबके लिए बढ़ता जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जब तक आप लोगों से पहुंचे कुछ ना कुछ सुलह का रास्ता जरूर मिल जाए। नमस्ते।